सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट 4। तो इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो यूनिट 4 से हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने लास्ट 3 यूनिट की वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यार एक बात और कहना चाहूंगा मैं आप लोगों से कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि एंटरप्राइज जावा बीन्स क्या होता है। तो हमारे पास एंटरप्राइज जावा बीन्स क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। तो एंटरप्राइज जावा बीन्स क्या है? ये एक सर्वर साइड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है। एंटरप्राइज जावा बीन्स क्या है? ये एक सर्वर साइड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो कि इनकैप्सुलेट करता है बिजनेस लॉजिक को किसी भी एप्लीकेशन के। समझ गए क्या होता है एंटरप्राइज जावा बीन्स? कि ये क्या होता है? एक सर्वर साइड का सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है। सर्वर साइड का सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो कि इनको इनकैप्सुलेट करेगा बिजनेस के लॉजिक को किसी भी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। ठीक है। ईजेबी जो होता है वो पार्ट होते हैं जावा के, यानी कि एंटरप्राइज जावा बीन्स क्या है? ये जावा के पार्ट्स होते हैं। और ई प्लेटफॉर्म होते हैं ये, यानी कि एंटरप्राइज एडिशन प्लेटफॉर्म होते हैं। और ये प्रोवाइड करते हैं एक स्टैंडर्ड वे जिससे कि हम डेवलप कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशंस को। ऐसे एप्लीकेशंस जो कि एंटरप्राइज लेवल के लिए बने हुए हैं। ठीक है। एंटरप्राइज लेवल मतलब कंपनी लेवल के, इंडस्ट्री लेवल के जो हमारे पास सॉफ्टवेयर कंपोनेंट सॉफ्टवेयर्स बने हुए होते हैं, उनको बनाने में ये एंटरप्राइज जावा बीन्स काम करता है। तो एंटरप्राइज जावा बीन्स को डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम हैंडल कर पाएँ किसी बिजनेस की स्केलेबिलिटी को, ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं बिजनेसेस के बीच में उनकी इंटीग्रिटी को और सिक्योरिटी को ऑफ लार्ज स्केल एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। तो एंटरप्राइज जावा बीन्स समझ गए, ये एक सर्वर साइड कंपोनेंट है जो कि बिजनेस लॉजिक को किसी भी एप्लीकेशन के एनकैप्सुलेट करता है। ये भी जो होते हैं ये पार्ट होते हैं जावा के और एंटरप्राइज एडिशन प्लेटफॉर्म्स के। ये प्रोवाइड करते हैं एक स्टैंडर्ड वे जिससे कि हम डेवलप कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशंस को। इनको डिज़ाइन किया जाता है ताकि स्केलेबिलिटी को हैंडल किया जा सके, ट्रांजैक्शन इंटीग्रिटी को हैंडल किया जा सके और सिक्योरिटी को हैंडल किया जा सके लार्ज स्केल एंटरप्राइज एप्लीकेशंस की। जैसे हमारे पास एक बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो उनके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो एंटरप्राइज जावा बीन्स की मदद से बनते हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो होते हैं सर्वर साइड के, ताकि जो उनका बिजनेस लॉजिक है वो इनकैप्सुलेट हो पाए। ठीक। एडवांटेजेस क्या है ईजेबी के? तो इसका जो डेवलपमेंट होता है वो सिंपल होता है, यानी कि सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट होता है इसके अंदर। ये स्केलेबल होता है, यानी कि एंटरप्राइज जावा बीन्स कैपेबल होते हैं कि इनको जितना चाहो उतना स्केल कर सकते हैं हम। जितने बड़े लेवल पे ले जाना चाहे, जितने बड़े लेवल पे इसको यूज़ करना चाहे, उतने बड़े लेवल पे हम इसको स्केल कर सकते हैं या इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन को मैनेज करते हैं, यानी कि ये प्रोवाइड करते हैं रोबस्ट और डिक्लेरेटिव ट्रांजैक्शन हैंडलिंग को। यानी कि ये क्या करते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट? एडवांटेज क्या है कि ट्रांजैक्शन की जो इंटीग्रिटी होती है उसको अच्छा करके रखता है। इसके अंदर सिक्योरिटी मेजर्स बहुत अच्छे होते हैं जिससे कि ट्रांजैक्शन की इंटीग्रिटी बनी रहती है। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये एंटरप्राइज लेवल के सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं, इसलिए इनके अंदर सिक्योरिटी होती है। ये परसिस्टेंस होते हैं, यानी कि इंटर ऑपरेबल होते हैं, लेकिन डिफरेंट सिस्टम्स में ये चल सकते हैं, इनको ऑपरेट किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है ईजेपी की? तो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि स्मॉलर एप्लीकेशंस के लिए ओवरली कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, यानी कि स्मॉलर एप्लीकेशंस पे ये चलाए नहीं जा सकते। ये परफॉर्मेंस ओवरहेड देता है, यानी कि इनके अंदर क्या होता है, एडिशनल लेयर होता है ना एब्स्ट्रैक्शन का, जिससे आप इनकैप्सुलेट कर पाते हैं बिजनेस लॉजिक को। तो वो क्या कर सकता है, वो परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। इनके डेवलपमेंट में टाइम लगता है क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। इतना आप समझ गए भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ ईजेबी, यानी कि एंटरप्राइज जावा बीन्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो एंटरप्राइज जावा बीन्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एंटिटी बेस्ड, एक होते हैं सेशन बेस्ड, एक होते हैं एंटिटी बेस्ड, एक होते हैं सेशन बेस्ड और एक होते हैं मैसेज ड्राइवन बीन। ठीक है। चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं इनको। सबसे पहला है एंटिटी बीन्स। एंटिटी बीन रिप्रेजेंट करता है परसिस्टेंट डेटा स्टोरेज को, और एंटिटी बीन्स का हम यूज़ करते हैं जब हम बिजनेस के कंसेप्ट को मॉडल कर रहे हो। एंटिटी बीन कब यूज़ किया जाता है? जब हम बिजनेस के कंसेप्ट को मॉडल करें। और एंटिटी बीन्स रिप्रेजेंट करते हैं परसिस्टेंट डेटा स्टोरेज को। सेशन बीन्स क्या होते हैं?
सेशन बीन्स जो होते हैं वो प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए काम आते हैं या टास्क को मैनेज करने के लिए काम आते हैं। वहीं एंटिटी बीन बिजनेस के कंसेप्ट को मैनेज करेंगे या मॉडल करेंगे। सेशन बीन्स क्या करेंगे, वो एक्टिविटीज़ को, प्रोसेसेस को और टास्क को मैनेज करेंगे। एक होते हैं मैसेज ड्राइवन बीन्स। तो मैसेज ड्राइवन बीन जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं सेशन बीन्स के, लेकिन इनको तभी एक्टिवेट किया जाता है जब कोई भी मैसेज अराइव्स होता है। तो जब भी मैसेज अराइव होगा तो ईजेबी कंटेनर जो होगा वो कॉल करेगा मैसेज को, ठीक है। तो क्या होगा, मैसेज ड्राइवन बीन क्या होते हैं, मैसेज ड्राइवन बीन सिमिलर होते हैं सेशन बीन्स के। ये तभी एक्टिवेट होते हैं जब कोई भी असिंक्रोनस मैसेज अराइव होता है। जब कोई मैसेज अराइव होता है तो क्या होता है, ईजेबी कंटेनर सेल जो होता है वो क्या करेगा, ईजेबी कंटेनर वो कॉल करेगा मैसेज ड्राइवन बीन को मैसेज मेथड से और प्रोसेस करेगा मेथड को। इससे समझते हैं ये आर्किटेक्चर है। यानी कि हमारे पास क्या होता है, एक जावा एसपी का सर्वलेट है और ये है वेब ब्राउज़र और ये है डेटाबेस। तो वेब ब्राउज़र क्या है, ये क्लाइंट साइड है और सर्वर क्या है, ये डेटाबेस और ये जेएसपी है। तो जेएसपी क्या प्रोवाइड करता है, ये सर्वर साइड कंपोनेंट होता है, सर्वर साइड का कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र से हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं HTTP की फॉर्म में, किसके पास, जेएसपी के पास, जेएसपी सर्वलेट के पास। तो जेएसपी सर्वलेट क्या कर देगा, वो JDBC कनेक्शन की मदद से डेटाबेस से इंफॉर्मेशन लेके आता है और उस इंफॉर्मेशन को फिर वेब ब्राउज़र तक पहुँचाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है हमारे पास, ठीक। क्या प्रोसेस होता है, दोबारा समझिए। हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं ईजेबी के आर्किटेक्चर में। ये ईजेबी का आर्किटेक्चर है एंटरप्राइज जावा बीन्स का, जिसके अंदर एक होता है वेब ब्राउज़र, एक होता है डेटाबेस और एक होता है जेएसपी सर्वलेट। जेएसपी सर्वलेट क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के बीच में होता है। तो कोई भी क्लाइंट वेब ब्राउज़र की हेल्प से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है जेएसपी सर्वलेट से। जेएसपी सर्वलेट क्या करेगा, वो JDBC ड्राइवर कनेक्शन बनाएगा डेटाबेस के साथ और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर के वेब ब्राउज़र तक पहुँचा देगा। तो इतना समझ गए। टाइप्स ऑफ ईजेबी हमको पता है कौन कौन से होते हैं। एंटिटी बीन्स होते हैं। एंटिटी बीन्स जो होते हैं वो किस लिए काम आते हैं, वो बिजनेस कंसेप्ट को मॉडल करने के लिए काम आते हैं। दूसरे हैं सेशन बीन्स। सेशन बीन्स किस लिए काम आते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं ताकि हम एक्टिविटीज़ को मैनेज कर पाएँ। मैसेज ड्राइवन बीन्स भी सिमिलर होते हैं सेशन बीन्स के, लेकिन ये तभी एक्टिवेट हो सकता है जब कोई असिंक्रोनस मैसेज अराइव होगा। क्योंकि जब भी मैसेज अराइव होता है तो ईजेबी का जो कंटेनर है, ईजेबी का जो ये कंटेनर है ना, वो क्या करता है, वो कॉल करता है मैसेज ड्राइवन बीन को, ठीक है। वो मैसेज ड्राइवन बीन को कॉल करता है और मैसेज को प्रोसेस करता है, ठीक है। ये होते हैं टाइप्स ऑफ ईजेबी। आपको समझ में आ गया। नोट्स की बात करें तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वरना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है जावा बीन्स क्या है, वो था एंटरप्राइज जावा बीन्स। अब समझते हैं जावा बीन्स क्या है। तो जावा बीन रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जावा के, जिनको मैनिपुलेट किया जा सकता है विजुअली इन अ बिल्डर टूल। तो जावा बीन्स क्या है, जावा बीन्स रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जावा के, जिनको मैनिपुलेट किया जा सकता है विजुअली इन ए बिल्डर टूल। जावा बीन एक सिंपल जावा क्लास होता है जो कि फॉलो करता है कुछ स्पेसिफिक कन्वेंशंस को, जैसे कि नेमिंग को, प्रॉपर्टी टाइप्स को या मेथड सिग्नेचर्स को। जावा बीन क्या है, एक सिंपल जावा क्लास है जो फॉलो करेगी काफ़ी सारे कन्वेंशंस को। कन्वेंशन जैसे कि नेमिंग कन्वेंशंस को, प्रॉपर्टी टाइप्स को, मेथड सिग्नेचर्स को। जावा बीन को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये एनकैप्सुलेट कर सकते हैं काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में, ताकि उनको ईजिली यूज़ किया जा सके या रीयूज़ किया जा सके और ईजिली मैनिपुलेट किया सके। तो जावा बीन्स क्यों यूज़ करे जाते हैं, हमको पता चल गया। जावा बीन्स इसलिए यूज़ कर सकते हैं, जावा बीन्स इसलिए यूज़ करे जाते हैं ताकि हम काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को इनकैप्सुलेट करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट में बना लें, जिसको बीन बोला जाता है, और उसको ईजिली हम रीयूज़ कर पाएँ और मैनिपुलेट कर पाएँ। अगला है वाई जावा बीन्स आर यूज़। तो जावा बीन इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। तो जावा बीन्स को हम रीयूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में, ठीक है। ये इंटर ऑपरेबल होते हैं, यानी कि ये स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम हैंडल कर सकते हैं डेटा को, और ये इजी हो सकता है टूल्स के लिए और बाकी सारे कंपोनेंट्स के लिए, ताकि वो इंटरेक्ट कर पाए इनके साथ। ये कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि जावा बीन्स को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डिज़ाइन के टाइम के हिसाब से। ये इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करता है क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं क्लीन वे, जिससे कि हम इनकैप्सुलेट कर सकते हैं डेटा को और प्रॉपर कंट्रोल इंश्योर हो सकता है डेटा के ऊपर थ्रू द गेटर एंड सेटर मेथड। गेटर एंड सेटर मेथड के बारे में मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था, तो आप वहाँ से जाके इसका रेफरेंस ले सकते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो जावा के अंदर गेटर और सेटर क्या है, ये दो कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं जिनकी मदद से हम
डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। सेटर का मतलब अपडेट करते हैं डेटा को, गेटर का मतलब रिट्रीव करते हैं डेटा को, यानी कि इन्फॉर्मेशन लेना गेटर है, सेटर अपडेट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, किसी भी वेरिएबल की। तो ये आपको समझ में आया कि जावा बीन्स क्या है, जावा बीन क्यों यूज किया जाता है। तो जावा बीन एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जावा का, जिसको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है विजुअली इन अ बिल्डर टूल। जावा बीन इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये रीयूजेबल है, इंटर ऑपरेबल है, कस्टमाइजेशन इसको इसके अंदर होती है और ये इनकैप्सुलेशन देता है। ठीक, अगला है हमारे पास कि जावा बीन्स की क्लास प्रॉपर्टी क्या है। तो जावा बीन की क्लास प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। तो जावा बीन्स की प्रॉपर्टीज वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जावा बीन के जो एक्सेसिबल होते हैं विद द हेल्प ऑफ गेटर एंड सेटर मेथड्स। तो जावा बीन की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम गेटर और सेटर मेथड्स की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्लास प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसके अंदर सिंपल प्रॉपर्टीज होती हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी समझिएगा, सिंपल प्रॉपर्टीज होती हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, बूलियन प्रॉपर्टीज होती हैं, बाउंड प्रॉपर्टीज होती हैं, कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, रीड ओनली एंड राइट ओनली प्रॉपर्टीज होती है। एक एक करके समझते हैं, ठीक है। सिंपल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, वो रिप्रेजेंट करती है इंडिविजुअल वैल्यूज को और इनके लिए हम सिंगल सेटर और गेटर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि एग्जांपल इंट एज, तो सिंपल प्रॉपर्टीज क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रही होंगी इंडिविजुअल वैल्यू को और इनके पास सिंगल सेटर और गेटर मेथड होता है। दूसरी होती है इंडेक्स प्रॉपर्टीज। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करती हैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज और एन अरे को, यानी कि ये रिप्रेजेंट करेंगे एरेज को या लिस्ट ऑफ वैल्यूज को। इनके पास गेटर और सेटर मेथड होता है जिससे कि ये एक्सेप्ट कर सकते हैं इंडेक्स के पैरामीटर्स को। एग्जांपल स्ट्रिंग नेम्स, तो स्ट्रिंग नेम्स क्या कर सकता है, ये गेटर और सेटर मेथड का यूज करके इंडेक्स के पैरामीटर्स को, ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज को क्या कर सकता है भैया, एक्सेप्ट कर सकता है। एक होते हैं बूलियन प्रॉपर्टीज। इसकी बूलियन प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सिंपल प्रॉपर्टीज होती हैं लेकिन बूलियन वैल्यूज के लिए ही इनको यूज किया जाता है। तो गेटर मेथड जो होता है वो क्या होता है, वो आइदर इस प्रॉपर्टी होता है या गेट प्रॉपर्टी होता है। एग्जांपल बूलियन एक्टिव, ठीक है। तो बूलियन प्रॉपर्टीज क्या है, ये सिंपल प्रॉपर्टीज हैं लेकिन स्पेसिफिकली बूलियन वैल्यूज के लिए यूज की जाती हैं। तो यहाँ पे जो गेटर मेथड होता है वो या तो इस प्रॉपर्टी होगा या गेट प्रॉपर्टी होगा। अगले हैं बाउंड प्रॉपर्टीज। तो बाउंड प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, ये नोटिफाई करते हैं लिसनर्स को कि जब भी कोई प्रॉपर्टी चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो बाउंड प्रॉपर्टीज क्या है, ये नोटिफाई करती है लिसनर्स को जब भी प्रॉपर्टी चेंज होती है। ये इनके अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि सपोर्ट करती है प्रॉपर्टी चेंज लिसनर रजिस्ट्रेशन में। तो ये जो बाउंड प्रॉपर्टीज होती हैं वो नोटिफाई करेंगी लिसनर्स को जब भी कोई प्रॉपर्टी चेंज हो रहा होगा। दे रिक्वायर सपोर्ट फॉर प्रॉपर्टी चेंज लिसनर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये इनके अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि सपोर्ट करेंगी प्रॉपर्टी चेंज लिसनर रजिस्ट्रेशन को। अगले हैं कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज। ये अलाउ करते हैं विटोइंग को जब भी प्रॉपर्टी चेंज होता है बाय थ्रोइंग ए प्रॉपर्टी वीटो एक्सेप्शन फ्रॉम द लिसनर। कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, ये वीटो कर देती हैं प्रॉपर्टी चेंज में, यानी कि क्या करते हैं, प्रॉपर्टी वीटो एक्सेप्शन कर देंगे। जब भी कोई चेंज अराइव होगा तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देती हैं कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज, इतना समझिए। अगला है रीड ओनली एंड राइट ओनली प्रॉपर्टीज। तो रीड ओनली प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनके अंदर गेटर मेथड होता है लेकिन राइट ओनली प्रॉपर्टीज के पास केवल सेटर मेथड होता है। तो रीड ओनली मेमोरी क्या करेगी, वो सिर्फ गेटर मेथड का यूज कर रही होगी, राइट ओनली प्रॉपर्टी सिर्फ सेटर मेथड का यूज कर रही होगी। तो ये है हमारे पास जावा की क्लास प्रॉपर्टीज, इसको आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सेशन बीन्स क्या होता है। तो सेशन बीन्स क्या है, सेशन बीन्स जो है वो एंटरप्राइज जावा बीन्स का ही एक टाइप है, ठीक है। तो सेशन बीन्स आर अ टाइप ऑफ एंटरप्राइज जावा बीन्स जिनके अंदर बिजनेस लॉजिक होता है जावा ईई एप्लीकेशंस का। ये परसिस्टेंट नहीं होते और ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जैसे ही एक सेशन एंड होता है। सेशन बीन्स जैसा कि नाम से पता चला हुआ, ये सेशन बीन्स क्या है, ये टाइप्स होते हैं एंटरप्राइज जावा बीन्स के जिनके अंदर बिजनेस लॉजिक होता है जावा के डबल ई एप्लीकेशंस का। ये परसिस्टेंट नहीं होते और ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जैसे ही कोई सेशन एंड होता है। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्टेटफुल सेशन बीन्स, एक होते हैं स्टेटलेस सेशन बीन्स। स्टेटफुल सेशन बीन्स की बात करें तो ये जो बीन्स होते हैं वो मेंटेन रहते हैं, वो मेंटेन करते हैं स्टेट को अक्रॉस मेथड कॉल्स एंड ट्रांजैक्शंस फॉर ए पार्टिकुलर क्लाइंट। तो स्टेटफुल सेशन बीन्स क्या करते हैं, ये जो बीन्स है वो मेंटेन करेंगे स्टेट को जब भी मेथड कॉल्स हो रहे होंगे और ट्रांजैक्शंस हो रहे होंगे किसी भी क्लाइंट के लिए, ठीक है। ये होल्ड करते हैं क्लाइंट के स्पेसिफिक डेटा को बिटवीन मेथड्स कॉल्स। तो ये क्या करते हैं, ये होल्ड करते हैं क्लाइंट के स्पेसिफिक डेटा को बिटवीन मेथड्स कॉल, जिससे कि क्या होता है कि ये उसको क्या बनाते हैं, यूजफुल बनाते हैं फॉर टास्क्स लाइक शॉपिंग कार्ट, कंटेंट इन ई कॉमर्स एप्लीकेशन एक्सेट्रा।
तो स्टेटफुल सेशन बीन्स क्या है? ये वो सेशन बीन्स होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं स्टेट को अक्रॉस मेथड कॉल्स एंड ट्रांजेक्शन्स फॉर ए पार्टिकुलर क्लाइंट, और ये होल्ड करते हैं क्लाइंट के स्पेसिफिक डेटा को बिटवीन मेथड्स कॉल्स, जिससे कि उनके लिए यूजफुल बन जाता है कि वो शॉपिंग कार्ट जैसे टास्क को ईजिली कर पाएं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अभी भी समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाता हूँ क्या होता है। सेशन बीन्स क्या है? सेशन बीन्स एक स्टेटफुल सेशन बीन्स क्या है? ये बीन्स होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं स्टेट को अक्रॉस मेथड कॉल्स एंड ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, फॉर ए पार्टिकुलर क्लाइंट। वो उस क्लाइंट के स्पेसिफिक डेटा को होल्ड करते हैं जब भी मेथड कॉल हो रहा होगा, यानी कि ये यूजफुल बनाता है कि यूज़र जो है वो यूजफुल हो जाए यूज़र के लिए, कि वो शॉपिंग कार्ट के या शॉपिंग कार्ट कंटेंट्स के टास्क को इजीली फॉलो कर पाए ई कॉमर्स एप्लीकेशन में। दूसरे है स्टेटलेस सेशन बीन्स। तो इसलिए स्टेटलेस सेशन बीन में क्या होता है कि कोई भी स्टेट मेंटेन नहीं होती है इनके अंदर किसी भी स्पेसिफिक लाइन के लिए। हर एक मेथड कॉल इंडिपेंडेंट होता है किसी भी प्रीवियस मेथड कॉल से, लेकिन इसमें क्या था, प्रीवियस मेथड कॉल्स से जो अब हम मेथड कॉल कर रहे हैं वो लिंक्ड होते हैं। तो स्टेटलेस में क्या होता है कि कोई स्टेट ही नहीं मेंटेन हो रही है इसके अंदर किसी भी स्पेसिफिक लाइन के लिए। हर एक मेथड कॉल इंडिपेंडेंट होता है इनके अंदर, और ये जो इंडिपेंडेंसी है वो क्या करती है, वो उनको आइडियल बना देती है डेस्क के लिए, और इनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि डेटा कीप करें बिटवीन कॉल्स, लाइक कैलकुलेटिंग और फैचिंग डेटा, यानी कि कोई भी कैलकुलेशन नहीं करते हैं या कोई भी फैचिंग नहीं करते डेटा का। सेशन बीन्स जो है वो हेल्प करते हैं बिजनेस लॉजिक को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम प्रेजेंटेशन एंड परसिस्टेंस। तो सेशन बीन्स किस लिए हेल्पफुल होता है? सेशन बीन्स हेल्पफुल होता है क्योंकि ये बिजनेस लॉजिक को सेपरेट कर देते हैं फ्रॉम प्रेजेंटेशन एंड परसिस्टेंस, जिससे कि रीयूजेबिलिटी प्रमोट हो जाती है और मॉड्यूलरिटी मेंटेन हो जाती है। इतना समझ गए होंगे। अगला है हमारे पास कि एंटिटी बीन्स क्या होते हैं भैया। तो एंटिटी बीन्स भी एंटरप्राइज जावा बीन्स के ही एक टाइप होते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे परसिस्टेंट डेटा स्टोर्ड को, ठीक है। तो एंटिटी बीन्स क्या है? ये टाइप्स हैं एंटरप्राइज जावा बीन्स के जो रिप्रेजेंट करते हैं परसिस्टेंट डेटा को जो कि स्टोर्ड है डेटाबेस के अंदर। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? परसिस्टेंट डेटा को जो कि कहाँ स्टोर्ड है, डेटाबेस के अंदर होता है। तो इनको हम यूज़ करते हैं ताकि हम इनकैप्सुलेट कर पाएँ डेटाबेस को, एक्सेस को। किस लिए यूज़ किया जाता है? ताकि हम इनकैप्सुलेट कर पाएँ डेटाबेस के एक्सेस को और प्रोवाइड कर पाएँ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस रिलेशनल डेटा के लिए। तो एंटिटी बीन्स क्या है? ये एंटरप्राइज जावा बीन्स का ही एक टाइप है जो रिप्रेजेंट करता है परसिस्टेंट डेटा को जो स्टोर्ड है डेटाबेस के अंदर। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम डेटाबेस के एक्सेस को इनकैप्सुलेट कर पाए और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस दे पाए रिलेशनल डेटा के लिए। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कंटेनर मैनेज्ड परसिस्टेंस यानी कि CMP, एक होते हैं बीन मैनेज्ड परसिस्टेंस यानी कि BMP। तो CMP सबसे पहले पढ़ते हैं यानी कि कंटेनर मैनेज्ड परसिस्टेंस। तो ये एक EJB कंटेनर होता है जो कि ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा परसिस्टेंस को ऑफ द बीन्स फील्ड टू द डेटाबेस। तो EJB कंटेनर, ये जो कंटेनर मैनेज परसिस्टेंस है, ये EJB कंटेनर होता है जो कि ऑटोमेटिकली हैंडल करता है किसी भी परसिस्टेंस को डेटाबेस के लिए, ठीक है। सो द EJB कंटेनर ऑटोमेटिकली हैंडल्स द परसिस्टेंस ऑफ द बीन्स फील्ड टू द डेटाबेस। तो डेवलपर डिफाइन करता है रिलेशनशिप्स को और कंटेनर मैनेज करता है डेटाबेस के कॉल्स को। कंटेनर मैनेज में क्या होता है कि कंटेनर ही मैनेज कर रहा होता है डेटाबेस के अंदर जो भी कॉल्स हो रही होंगी उन सबको, यानी कि वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर सकता है परसिस्टेंस को डेटाबेस के अंदर। दूसरे होते हैं बीन मैनेज परसिस्टेंस यानी कि BMP। तो बीन कोड जो होता है उसके अंदर एक्सप्लिसिट SQL कॉल्स होते हैं जो कि मैनेज कर रहे होंगे डेटाबेस के इंटरेक्शन को। उसमें कंटेनर ही ऑटोमेटिकली कर रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सप्लिसिट SQL कॉल्स डाल दी जाती हैं बीन्स कोड के अंदर ही, जो कि मैनेज कर रही होती है डेटाबेस के इंटरेक्शंस को। इसके अंदर डेवलपर जो होता है उसके पास फुल कंट्रोल होता है कि कैसे परसिस्टेंस अचीव किया जा सकता है, ठीक है। तो डेवलपर के पास इनके अंदर फुल कंट्रोल होता है बीन मैनेज परसिस्टेंस में कि वो देख सकता है कि कैसे परसिस्टेंस अचीव किया जा सकता है। लेकिन कंटेनर मैनेज में क्या था कि कंटेनर ही मैनेज कर रहा होगा डेटाबेस की कॉल्स को और डेवलपर डिफाइन करेगा रिलेशनशिप को। तो एंटिटी बीन्स जो होती है वो यूज़ की जाती थी ओल्डर वर्जन ऑफ EJBs में, ठीक है। लेकिन अब इनको रिप्लेस कर दिया गया है जावा परसिस्टेंस APIs के द्वारा यानी कि JPA के द्वारा, जो कि मॉडर्न जावा EEE एप्लीकेशंस हैं और इनकी बेटर परफॉर्मेंस होती है और ईज ऑफ यूज़ है। इतना समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है कि JDBC क्या है भैया। तो JDBC की फुल फॉर्म है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। JDBC क्या है? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी है और ये एक जावा बेस्ड API है यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो अलाउ करता है कि जावा एप्लीकेशन जो है वो इंटरेक्ट कर पाए वैरायटी ऑफ डेटाबेसेस के साथ।
ये मेथड्स प्रोवाइड करता है जिससे कि हम क्वेरी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं डेटा को डेटाबेस के अंदर। और ये पॉसिबल करता है कि जो डेटा है, यानी कि जो हमारे पास एप्लीकेशंस है, वो क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए किसी भी डेटाबेस के साथ विद द हेल्प ऑफ अ JDBC ड्राइवर। तो JDBC क्या है, ये जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी इसको बोला जाता है। ये एक जावा बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो अलाउ करता है कि जावा के जो एप्लीकेशंस हैं वो डेटाबेसेस के साथ क्या कर पाए, इंटरेक्ट कर पाए। ये ऐसे मेथड्स प्रोवाइड कर देता है जिससे कि हम क्वेरी कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं डेटा को किसी भी डेटाबेस के अंदर। ठीक है, वर्किंग समझते हैं। तो ये है हमारे पास JDBC का आर्किटेक्चर। एक होता है हमारे पास जावा एप्लीकेशन, ये होते हैं JDBC ड्राइवर्स, और ये होता है डेटाबेस। तो JDBC ड्राइवर्स क्या करते हैं, ये जावा एप्लीकेशंस को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इतना समझ गए कि जावा एप्लीकेशन ने क्या किया, जावा एप्लीकेशन ने एक SQL क्वेरी भेजी JDBC ड्राइवर के पास, और JDBC ड्राइवर ने क्या करा, डेटाबेस के साथ इस क्वेरी को कनेक्ट कर दिया और डेटाबेस से इस क्वेरी के रिगार्डिंग रिजल्ट ले लिया और इस रिजल्ट को जावा एप्लीकेशन को दे दिया। तो ये JDBC का काम होता है। वर्किंग के बारे में समझते हैं तो सारे के सारे जावा एप्लीकेशंस क्या करते हैं, वो कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं डेटा सोर्स के साथ और इन्वोक करते हैं क्लास और इंटरफेसेस को JDBC ड्राइवर से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा जावा एप्लीकेशन कनेक्शन बनाएगा JDBC ड्राइवर के साथ। कनेक्शन बनाने के बाद क्या करेगा, JDBC ड्राइवर में जो क्लासेस हैं और इंटरफेसेस हैं उनको वो इन्वोक कर देगा। इन्वोक मतलब उनको जगा देगा एक तरीके से, ताकि वो अपनी क्वेरीज को सेंड कर पाए जावा एप्लीकेशन। ठीक है, फिर JDBC ड्राइवर क्या करेगा, JDBC ड्राइवर कनेक्ट कर देगा उसको उस क्वेरी के रिगार्डिंग जो डेटाबेस है उससे, और उस रिजल्ट को रिट्रीव कर लेगा। फिर इन रिजल्ट्स को जो कि SQL स्टेटमेंट्स के अंदर है उनको जावा एप्लीकेशन के पास भेज दिया जाता है, और जावा एप्लीकेशन इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके फर्दर प्रोसेसिंग करता है। तो ये वर्किंग है JDBC की, बहुत सिंपल वर्किंग है कि जावा एप्लीकेशन है हमारे पास, एक JDBC ड्राइवर, एक डेटाबेस है। तो जावा एप्लीकेशन ने क्या किया, इसने कनेक्शन बिल्ड किया JDBC ड्राइवर के साथ, JDBC ड्राइवर के साथ कनेक्शन बिल्ड किया और उसके JDBC ड्राइवर के जो क्लासेस हैं और इंटरफेसेस हैं इनको इन्वोक कर दिया ताकि वो अपनी क्वेरीज को बेच पाए जावा एप्लीकेशन। फिर जावा एप्लीकेशन ने अपनी क्वेरी भेजी और इस क्वेरी को JDBC ड्राइवर ने क्या करा, इस क्वेरी को एनालाइज करके ये पता लगा लिया कि ये क्वेरी किस डेटाबेस के रिगार्डिंग है। तो उसी डेटाबेस से इस क्वेरी को कनेक्ट कर दिया, डेटाबेस से उस क्वेरी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ली, और उस इन्फॉर्मेशन जो कि SQL की क्वेरी ही थी उसको रिजल्ट के फॉर्म में जावा एप्लीकेशन के पास भेज दिया, और जावा एप्लीकेशन इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो ये है JDBC का पूरा कंसेप्ट। अगला है कि JDBC का आर्किटेक्चर क्या होता है। तो JDBC का आर्किटेक्चर की बात करें तो JDBC के आर्किटेक्चर में 5 चीज़ें होती हैं मेनली। पहली है JDBC API। ठीक है, पहला तो है जावा का एप्लीकेशन, भैया वो सबको पता है। फिर होता है JDBC API, फिर JDBC ड्राइव मैनेजर, फिर JDBC ड्राइवर होते हैं। ठीक है, एक होता है JDBC टेस्ट सूट, एक होता है JDBC ODBC ब्रिज, और एक होते हैं JDBC ड्राइवर्स। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट्स क्या है JDBC को पता चल गया है। इस डायग्राम को बना के आइएगा कि जावा एप्लीकेशन से कनेक्ट है JDBC API, JDBC API से कनेक्टेड JDBC ड्राइवर मैनेजर, और JDBC ड्राइवर मैनेजर JDBC ड्राइवर्स से कनेक्टेड है, और JDBC ड्राइवर्स जो हैं वो कनेक्टेड है किससे, डेटाबेसेस से। एक होगा ODBC डेटा सोर्स से कनेक्ट, एक होगा SQL सर्वर से कनेक्ट, एक होगा Oracle से कनेक्ट। तो कंपोनेंट्स को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है JDBC API। तो JDBC API क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन टू JDBC मैनेजर कनेक्शन, यानी कि एप्लीकेशन से JDBC मैनेजर के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ये होगा एप्लीकेशन और ये होगा JDB मैनेजर। तो इसके बीच में JDBC API क्या कर रहा है, कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि एप्लीकेशन जो है वो JDBC ड्राइवर मैनेजर के साथ क्या कर पाए, इंटरेक्ट कर पाए। दूसरे हैं JDBC ड्राइवर मैनेजर, यानी कि ये। तो JDBC ड्राइवर मैनेजर क्या करते हैं, ये मैनेज करते हैं लिस्ट ऑफ डेटाबेस ड्राइवर्स को। ये ना, एक ड्राइवर, दूसरा ड्राइवर, तीसरा ड्राइवर, तो ऐसे ही काफ़ी सारे लिस्ट ऑफ JDBC डेटाबेस ड्राइवर्स होंगे, उनको ये मैनेज कर रहा होगा JDBC ड्राइवर मैनेजर। तीसरा होता है JDBC टेस्ट सूट। तो JDBC टेस्ट सूट क्या करता है, ये हेल्प करता है कि टू वेरीफाई दैट JDBC ड्राइवर विल रन योर प्रोग्राम। तो JDBC टेस्ट सूट क्या करता है, ये हेल्प करता है जिससे कि हम वेरीफाई कर पाते हैं कि जो JDBC ड्राइवर है वो हमारे प्रोग्राम को रन करेगा या नहीं। फिर होता है JDBC और ODBC ब्रिज, यानी कि ये प्रोवाइड करता है JDBC के एक्सेस को विया ODBC ड्राइवर्स। ठीक है, तो JDBC ODBC ब्रिजेस क्या होते हैं, ये JDBC के अंदर एक्सेस प्रोवाइड करते हैं वाया ODBC ड्राइवर्स। फिर है हमारे पास JDBC ड्राइवर्स।
तो ये वेंडर स्पेसिफिक ड्राइवर्स होते हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं JDBC API को किसी भी स्पेसिफिक डेटाबेस के लिए। तो JDBC ड्राइवर क्या है, ये क्या है भैया, ये वेंडर स्पेसिफिक ड्राइवर्स है, वेंडर स्पेसिफिक ड्राइवर्स है ये, ठीक है। डिफरेंट वेंडर्स के लिए स्पेसिफिक ड्राइवर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं JDBC API को किसी भी स्पेसिफिक डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए। तो ये सारे कंपोनेंट्स एक साथ काम करते हैं ताकि जावा एप्लीकेशन को अलाउ कर सकें कि वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर पाए विद द हेल्प ऑफ JDBC API। तो JDBC का आगे अच्छे समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं JDBC ड्राइवर्स के, ठीक है। तो हमारे पास 4 टाइप्स के JDBC ड्राइवर्स होते हैं। पहले होते हैं JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर्स, ठीक है। फिर टाइप 2 होते हैं नेटिव API ड्राइवर्स, टाइप 3 होते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर्स, ठीक है। टाइप 4 होते हैं थिन ड्राइवर्स, यानी कि जिनको प्योर जावा ड्राइवर्स बोला जाता है। अब इनके बारे में ये करके समझते हैं। तो JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये JDBC की जो कॉल्स आ रही होंगी उनको ODBC कॉल में कन्वर्ट करते हैं और सेंड करते हैं उनको ODBC ड्राइवर के पास। इनको रिकमेंड नहीं किया जाता प्रोडक्शन यूज़ के लिए। तो JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर क्या है, ये JDBC और ODBC के बीच में ब्रिज की तरह काम करते हैं। यानी कि जो JDBC की कॉल्स आ रही होंगी किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, उनको ये ODBC कॉल्स में बदल देंगे और फिर इन ODBC कॉल्स को ODBC ड्राइवर के पास भेज देते हैं और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन का रिट्रीवल हो रहा होता है, ठीक है। इनको हम रिकमेंड नहीं करते हैं प्रोडक्शन यूज़ के लिए। दूसरा टाइप होता है नेटिव API ड्राइवर्स। तो ये जो ड्राइवर्स होते हैं ये यूज़ करते हैं क्लाइंट साइड की लाइब्रेरीज को, ठीक है, ऑफ द डेटाबेस। तो नेटिव API ड्राइवर्स क्या होते हैं, ये ड्राइवर यूज़ करते हैं क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज को डेटाबेस की और ये कन्वर्ट कर देते हैं JDBC कॉल्स को डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल्स में, ठीक है। तो नेटिव API ड्राइवर्स क्या करते हैं, ये जो JDBC की कॉल्स आ रही है ना उनको डेटाबेस की स्पेसिफिक कॉल्स में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरा टाइप है नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, यानी कि ये कन्वर्ट करेंगे JDBC कॉल्स को डेटाबेस इंडिपेंडेंट नेट प्रोटोकॉल में, जिसको फिर ट्रांसलेट किया जाएगा डेटाबेस प्रोटोकॉल में किसी भी सर्वर के द्वारा। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर क्या है, ये कन्वर्ट करते हैं JDBC कॉल्स को डेटाबेस इंडिपेंडेंट नेट प्रोटोकॉल में और फिर इसको फर्दर ट्रांसलेट किया जाएगा डेटाबेस प्रोटोकॉल में किसी भी सर्वर के द्वारा, ठीक है, समझ में आ गया। तो तीसरा क्या था, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, ये कन्वर्ट करेगा JDBC कॉल्स को डेटाबेस इंडिपेंडेंट नेट प्रोटोकॉल में, जिसको फिर फर्दर ट्रांसलेट किया जाएगा डेटाबेस प्रोटोकॉल में सर्वर के द्वारा। टाइप 4 है हमारे पास थिन ड्राइवर, यानी कि प्योर जावा ड्राइवर। तो ये जो ड्राइवर होते हैं वो JDBC कॉल्स को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं डेटाबेस स्पेसिफिक प्रोटोकॉल में, जिससे कि हम डायरेक्ट कनेक्शन बना पाए डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो इसमें कोई भी ब्रिज यूज़ नहीं हो रहा था बीच में, JDBC कॉल्स को डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। टाइप 4 ड्राइवर जो होते हैं इनको सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं और इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। इतना समझ के होंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी हेल्प की और सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कौन कौन से स्टेप से हम कनेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस को किसी भी वेब एप्लीकेशन के साथ यूजिंग JDBC, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि भैया स्टेप्स क्या है जिससे कि हम डेटाबेस को वेब एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर पाएँ यूजिंग JDBC। तो डेटाबेस को जब हम कनेक्ट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब एप्लीकेशंस यूजिंग JDBC, तो हमारे पास बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला होता है कि हमको JDBC ड्राइवर को लोड करना होता है, यानी कि हमको इनिशियलाइज करना होता है JDBC ड्राइवर को, जिससे कि हम कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर पाएँ। पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम JDBC ड्राइवर को लोड करते हैं, यानी कि इनिशियलाइज करते हैं JDBC ड्राइवर को कनेक्शन बनाने के लिए। फिर हम कनेक्शन बनाते हैं, यानी कि क्रिएट कनेक्शन करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं इसके अंदर ड्राइवर मैनेजर का यूज़ करते हैं और कनेक्शन क्रिएट करते हैं डेटाबेस के साथ यूजिंग एप्रोप्रिएट URL और क्रेडेंशियल्स। हमने इस JDBC ड्राइवर को लोड कर दिया, यानी कि इनिशियलाइज कर दिया JDBC ड्राइवर को कनेक्शन बनाने के लिए, या जगा दिया उसको। फिर हमने कनेक्शन बनाया, यानी कि ड्राइवर मैनेजर का यूज़ करके हमने एक कनेक्शन बनाया डेटाबेस के साथ। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, यानी कि एक स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ताकि हम एग्जीक्यूट कर पाएँ SQL की क्वेरीज को, ठीक है। क्रिएट स्टेटमेंट क्या होता है, हम एक स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं जो कि एग्जीक्यूट करेगा SQL क्वेरीज को, ठीक है। क्रिएट करेंगे स्टेटमेंट को टू एग्जीक्यूट SQL क्वेरीज। फिर हम चौथे स्टेप में क्या करते हैं, उन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि हम यूज़ करते हैं स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को कि वो क्वेरीज को एग्जीक्यूट करे और अपडेट करे या रिट्रीव करे डेटा को। पांचवें में हम प्रोसेस करते हैं रिजल्ट्स को, कि अगर क्वेरीइंग हो गई है
तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस को रिजल्ट करेंगे यूजिंग रिजल्ट सेट, ठीक है, यानी कि अपडेट करेंगे। फिर हम क्लोज करेंगे रिसोर्सेज को। जब हमारा रिजल्ट सेट हो जाएगा, यानी कि हमारा काम खत्म हो चुका है, तो उसके बाद हम सारे रिसोर्सेज को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और स्टेटमेंट्स को भी बंद कर देंगे, और कनेक्शन को भी बंद कर देंगे, ताकि कोई भी रिसोर्स का लीक हो पाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम JDBC एप्लीकेशंस की मदद से डेटाबेसेस और वेब एप्लीकेशंस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। हमारे पास क्या होता है, एक होता है वेब एप्लीकेशन, ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास यहाँ पे JDBC ड्राइवर, और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास डेटाबेस। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले JDBC जो ड्राइवर इसको लोड करेंगे, यानी कि उसको जगाएंगे कि वो कनेक्शन बनाना है भाई। JDBC ड्राइवर को क्या करेंगे, सबसे पहले उसको जगा देंगे कि भैया वो कनेक्शन बनाना है डेटाबेस के साथ, तो जग जा। उसके बाद हम कनेक्शन बनाते हैं, यानी कि हम डेटाबेस जो हमारे पास JDBC ड्राइवर है उसकी मदद से कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं डेटाबेस के साथ। अब कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, फिर हम स्टेटमेंट्स क्रिएट करते हैं, यानी कि हम ऐसी स्टेटमेंट्स पास करते हैं SQL की, जिससे कि हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है डेटाबेस से। ठीक है, तो डेटाबेस में क्या हो रहा होता है, इन क्वेरीज को वो एग्जीक्यूट करता है और इन्फॉर्मेशन दे देता है इनको पास लौटा के। फिर JDBC ड्राइवर उस रिजल्ट को प्रोसेस करके क्या करते हैं, उसको वेब एप्लीकेशन के पास वापस भेज देते हैं। तो वेब एप्लीकेशन क्या करता है, वेब एप्लीकेशन का जब सारा काम हो चुका है तो वो क्लोज कर देता है रिसोर्सेज को, क्लोज कर देता है कनेक्शन को। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं बेसिक वर्कफ्लो को, जिससे हम इंटीग्रेट कर पाते हैं JDBC को वेब एप्लीकेशंस में फॉर डेटाबेस ऑपरेशंस। ठीक है, और इसी दौरान हमको ये ध्यान में रखना होता है कि हम एक्सेप्शंस जो है उनको प्रॉपरली हैंडल कर पाएँ, ताकि हम कोई भी एरर हो उसको मैनेज कर पाएँ उसके ऑकर होने से पहले ड्यूरिंग द डेटाबेस कनेक्शन प्रोसेस। ये आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स क्या होता है। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेसेस जो हैं JDBC के अंदर वो यूज़ किए जाते हैं ताकि हम एग्जीक्यूट कर पाए प्री कंपाइल्ड SQL स्टेटमेंट्स को। ठीक है, तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेसेस क्या है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेसेस JDBC के अंदर यूज़ किए जाते हैं ताकि हम प्री कंपाइल्ड SQL स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर पाए विद और विदाउट इनपुट पैरामीटर। ये एक्सटेंड करते हैं स्टेटमेंट इंटरफेसेस को और कुछ बहुत सारे सेवरल बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। कौन कौन से बेनिफिट्स ऑफर करते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स, उसको बताने से पहले दोबारा समझिएगा कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स क्या होता है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो है वो इंटरफेस होते हैं JDBC के, जो कि हम यूज़ करते हैं ताकि हम प्री कंपाइल्ड SQL स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर पाए विद और विदाउट इनपुट पैरामीटर। ये एक्सटेंशन होते हैं स्टेटमेंट्स इंटरफेसेस के, और ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स को ऑफर करते हैं। पहला बेनिफिट क्या है कि ये परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं। क्यों? क्योंकि SQL स्टेटमेंट पहले से ही प्री कंपाइल्ड है, तो हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स विद हाई एफिशिएंसी। ठीक है, दूसरा ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये प्रिवेंट करते हैं SQL इंजन अटैक्स को, बिकॉज ये अलाउ करते हैं पैरामीटर्स को सेट करना विदाउट डायरेक्टली एम्बेडिंग देम इनटू द SQL स्ट्रिंग, यानी कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इनको यूज़ करना ईजी है क्योंकि इनके अंदर पैरामीटर की वैल्यूज को सेट करना बहुत सिंपल है। कैसे कर सकते हैं? सेटर मेथड की मदद से हम जो पैरामीटर्स की वैल्यूज हैं उनको सेट कर सकते हैं। तो ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स होते हैं और वो ये सारे बेनिफिट्स को ऑफर कर रहे होते हैं, इतना समझ के। अगला है स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्या होते हैं। तो स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्या है? ये प्री कंपाइल्ड SQL स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि स्टोर हो रहे होते हैं डेटाबेस के अंदर, जिनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है बाय कॉलिंग देम फ्रॉम अ जावा एप्लीकेशन यूजिंग JDBC। स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्या है? ये प्री कंपाइल्ड SQL स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड होते हैं। इनको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाय कॉलिंग देम फ्रॉम ए जावा एप्लीकेशन यूजिंग JDBC। यानी कि कैसे कर सकते हैं? जावा एप्लीकेशन की मदद से हम इनको कॉल करते हैं यूजिंग JDBC। ठीक है, तो स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्या है? ये प्री कंपाइल्ड SQL स्टेटमेंट्स हैं जो कि स्टोर्ड होते हैं डेटाबेस के अंदर, और इनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है बाय कॉलिंग देम फ्रॉम अ जावा एप्लीकेशन यूजिंग JDBC। ये इंप्रूव करते हैं परफॉर्मेंस को बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सेंट टू द डेटाबेस सर्वर, और ये एनकैप्सुलेट कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को एक सिंगल सेल कॉल में। ठीक है, तो स्टोर्ड प्रोसीजर क्या करते हैं? स्टोर्ड प्रोसीजर जो है ये प्री कंपाइल्ड SQL स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड हैं। ये परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं क्योंकि ये रिड्यूस कर देते हैं अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सेंट को, जो कि डेटाबेस के पास अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन में भेजी है ना, उसको ये क्या कर देते हैं? इंप्रूव कर देते हैं उसकी परफॉर्मेंस को, और ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को इनकैप्सुलेट करते हैं एक सिंगल कॉल में। ठीक,
तो हमारे पास इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं। इसके सम कॉमन टाइप्स क्या है? एक होते हैं इनपुट प्रोसीजर्स, आउटपुट प्रोसीजर्स, इनपुट आउटपुट प्रोसीजर्स, रिजल्ट सेट प्रोसीजर्स और अपडेट प्रोसीजर्स। इनपुट प्रोसीजर्स क्या करते हैं? ये एक्सेप्ट करते हैं पैरामीटर्स को फ्रॉम द कॉलिंग प्लान और फिर यूज करते हैं उनको एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के ऊपर। इनपुट प्रोसीजर क्या करते हैं? जो कॉलिंग प्रोग्राम से जो हमारे पास पैरामीटर्स आ रहे हैं उनको ये एक्सेप्ट करेंगे और उनको यूज करेंगे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के ऊपर। दूसरे होते हैं आउटपुट प्रोसीजर्स, यानी कि ये वैल्यू रिटर्न कर देते हैं कॉलिंग प्रोग्राम के पास, इसीलिए इनको आउटपुट पैरामीटर्स बोला जाता है। ठीक है। इनपुट क्या करेंगे भैया? जो हमारे पास कॉलिंग प्रोग्राम की तरफ से कुछ पैरामीटर आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे और उनको यूज करेंगे एसक्यूएल स्टेटमेंट पे। अब एसक्यूएल स्टेटमेंट को यूज कर लिया तो आउटपुट प्रोसीजर क्या करेंगे? वो वैल्यूज रिटर्न कर देंगे कॉलिंग प्रोग्राम के पास यूजिंग आउटपुट पैरामीटर। एक होते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसीजर्स, ये क्या करते हैं? ये कंबाइन कर, इनके अंदर इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। जब ये कब यूज होते हैं? जब कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन हो रहा होता है। चौथे होते हैं रिजल्ट सेट प्रोसीजर्स, यानी कि ये रिटर्न करते हैं रिजल्ट सेट को कॉलिंग प्रोग्राम के पास। ठीक है। टिपिकली फॉर सेलेक्ट स्टेटमेंट्स। एक होते हैं अपडेट प्रोसीजर्स, यानी कि ये परफॉर्म करते हैं इंसर्ट करना, अपडेट करना या डिलीट करना ऑपरेशंस को किसी भी डेटाबेस टेबल के ऊपर। ठीक है। तो अपडेट प्रोसीजर्स क्या करते हैं कि जब किसी भी डेटाबेस में अगर हम कुछ इंसर्ट करना है तो हम अपडेट प्रोसीजर्स का यूज़ करते हैं। किसी भी डेटाबेस के अंदर हमको कुछ अपडेट करना है तो अपडेट प्रोसीजर्स का यूज़ करते हैं। किसी भी डेटाबेस के अंदर डिलीट करना है तो भी हम अपडेट प्रोसीजर्स का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं और उनकी कुछ कॉमन टाइप्स हमने पढ़ ली है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि स्टोर्ड प्रोसीजर्स और फंक्शंस के बीच में डिफरेंस क्या है। तो स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्या है? इनको यूज़ किया जाता है बिजनेस लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन फंक्शंस को यूज़ किया जाता है कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। स्टोर्ड प्रोसीजर जो होते हैं इनके पास या तो रिटर्न टाइप होगा या नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फंक्शन के पास रिटर्न टाइप होना जरूरी है। स्टोर्ड प्रोसीजर जो होते हैं वो रिटर्न कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज को, लेकिन फंक्शंस क्या होते हैं? वो केवल एक ही वैल्यू को रिटर्न करते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर जो होते हैं उनको हम कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, तो स्टोर्ड प्रोसीजर की बात करें तो हम फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं फ्रॉम द प्रोसीजर। स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर हम फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं प्रोसीजर से, लेकिन फंक्शंस के अंदर क्या होता है कि प्रोसीजर को हम कॉल नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। स्टोर्ड प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर जो होता है वो सपोर्ट करता है इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स को, लेकिन फंक्शंस क्या करते हैं? केवल इनपुट पैरामीटर्स को सपोर्ट करते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर एक्सेप्शनल हैंडलिंग होती है विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक्स। ठीक है। लेकिन एक्सेप्शनल हैंडलिंग यूजिंग ट्राई और कैच ब्लॉक कैन नॉट बी यूज्ड इन यूजर डिफाइंड फंक्शंस। फंक्शंस के अंदर क्या है भैया कि ट्राई और कैच ब्लॉक जो है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंसेस थे जो हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है। समझ में आ गया स्टोर्ड प्रोसीजर और फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है? तो स्टोर्ड प्रोसीजर बिजनेस लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए काम आएंगे, फंक्शंस कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए काम आएंगे। तो ये हमने पढ़ लिया। अगला है हमारे पास कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या है। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट जेडीबीसी में एक प्रोसेस होता है जिससे हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को मैनेज कर रहे होंगे जो कि एग्जीक्यूट हो रही हैं सिंगल यूनिट ऑफ वर्क में। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या है कि भैया जो ट्रांजैक्शन हो रहा है दो चीज़ों के बीच में, जो लेन देन हो रहा है उसको मैनेज करना, ये ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होता है। और इसको जब हम जेडीबीसी में कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को मैनेज कर रहे हैं जो कि एग्जीक्यूट हो रहे हैं सिंगल यूनिट ऑफ वर्क के लिए। अगर इनमें क्या होता है कि अगर कोई भी एक स्टेटमेंट फेल हो जाता है तो हर एंटायर ट्रांजैक्शन जो होता है वो रोल बैक किया जाता है, जिससे कि डेटा की इंटीग्रिटी बन जाती है। और जेडीबीसी कुछ ऐसे मेथड्स को प्रोवाइड करता है जिससे कि हम मैनेज कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस को। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या है जेडीबीसी के अंदर? ये एक प्रोसेस है जिससे कि हम जो टास्क हैं उनको मैनेज कर पाते हैं, या अगर कोई भी एक स्टेटमेंट फेल हो जाती है इस टास्क में तो जो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन है वो रोल बैक हो जाता है, जिससे कि डेटा कुछ भी लॉस नहीं होता है। ठीक है। तो जेडीबीसी काफ़ी सारे मेथड्स को प्रोवाइड करती है जिससे कि हम मैनेज कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस को। पहला मेथड है कि कनेक्शन डॉट सेट ऑटो कमिट फॉल्स। ठीक है। तो ये डिसेबल कर देता है ऑटो कमिट मोड को। एक होता है कनेक्शन डॉट कमिट मेथड जिससे कि कमिट हो जाता है करंट ट्रांजैक्शन। एक होता है कनेक्शन डॉट रोल बैक, यानी कि करंट ट्रांजैक्शन इस मेथड की वजह से रोल बैक हो जाता है। तो हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जिनसे कि हम मैनेज करते हैं ट्रांजैक्शंस को। इसको एक एग्जांपल की वजह समझते हैं। मान के चलिए आपने क्या करा, आप पेटीएम वगैरह या यूपीआई वगैरह का यूज़ करते होंगे, आपने कोई पेमेंट डाली 1000 रुपये की। ठीक है। और किसी वजह से आपका इंटरनेट कनेक्शन टूट गया, तो उस टाइम पे क्या होगा? आपके 1000 रुपये कटते नहीं है, वो प्रोसेस क्या होता है? रोल बैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो नेटवर्क स्टेटमेंट था वो कट चुका है। तो यही ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होता है।
कि एक होती है इसके अंदर इनिशियल स्टेट, एक होती है ट्रांजैक्शन स्टेट। अगर ट्रांजैक्शन कमिट हो जाती है तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है, ठीक है। अगर ट्रांजैक्शन रोल बैक हो गई किसी दिक्कत की वजह से तो वो ट्रांजैक्शन फेल मानी जाती है, और इस सब को मैनेज करना ही ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने क्या किया, आपने एक इनिशियल स्टेट पे कि आपने 1000 रुपये भेजने, आपने यूपीआई डाल दिया, ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है। जब आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इसी टाइम पे अगर नेटवर्क में एरर आ गया, यानी कि आपका इंटरनेट कनेक्शन चला गया, तो उस टाइम पे क्या होगा कि इंटरनेट कनेक्शन जाने की वजह से आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटते हैं, वो प्रोसेस रोल बैक हो जाता है, यानी कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, आपने देखा होगा कई बार। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन नेटवर्क बना हुआ है, ट्रांजैक्शन हो चुका है, तो यहाँ से ट्रांजैक्शन क्या करेगा, कमिट हो जाएगा और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस कौन कौन से जेडीबीसी के अंदर, तो दो टाइप्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक होते हैं लोकल ट्रांजैक्शंस और एक होते हैं ग्लोबल ट्रांजैक्शंस। लोकल ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन होता है सिंगल डेटाबेस कनेक्शन के ऊपर। लोकल ट्रांजैक्शन क्या है, ये सिंगल ट्रांजैक्शन होता है सिंगल डेटाबेस कनेक्शन के ऊपर ही। ग्लोबल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन जो कि स्पेन करता है मल्टीपल डेटाबेस कनेक्शंस को, ठीक है। और ये मैनेज किया जाता है ट्रांजैक्शन मैनेजर के द्वारा। ग्लोबल ट्रांजैक्शंस क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि मल्टीपल डेटाबेस कनेक्शंस के साथ हो रहे होते हैं। जेडीबीसी अलाउ करता है कि वो कंट्रोल कर पाए ऐसे ट्रांजैक्शंस को, ताकि डेटा की कंसिस्टेंसी इंश्योर हो सके और डेटा की रिलायबिलिटी इंश्योर हो सके और डेटा जो है उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे। तो ये सारा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है, इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। सो गाइस, इसी के साथ आपकी यूनिट 4 कंप्लीट हो चुकी है। मैं एम करता हूँ 100 लाइक्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा ताकि हम मोटिवेटेड हो सके आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। हर हर महादेव।